हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार हैं 12th में और 24 फरवरी को आप क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे 50 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं। देखिए, ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आज हम क्लास 12 हिंदी का जो पूरा खंड खा होता है ना, उस पूरे खंड खा को हम एक ही वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। सही सुना आपने। बस आपको 24 फरवरी को जाना है और कॉपी में भैया छाप के आना है। आप इस बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। वैसे आज के इस वीडियो में हम खंड खा को ही पढ़ेंगे, जो कि टोटल 50 नंबर का आता है। खंड का मैं कई क्लास आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आज हम पूरे खंड का को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, 2025 में 95 प्लस की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। पूरा हिंदी हम एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। देखो, आज हम टोटल 13 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, खंड खा में आपके टोटल 13 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, जो है 7 नंबर का आता है। पहले हम इसको पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश को मैं लेकर आया हूं, मतलब ये क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पद्यांश को पढ़ेंगे, संस्कृत के 7 नंबर का ये भी आता है। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, भैया 2 नंबर का आता है। एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फिर हम अपठित गद्यांश को सॉल्व करेंगे, 5 नंबर का आता है। फिर शब्द युग्म को पढ़ेंगे, 2 नंबर। अनेकार्थी शब्द को पढ़ेंगे, 2 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 नंबर। वाक्य संशोधन को पढ़ेंगे, 2 नंबर। रस छंद अलंकार, ये भी 2-2 नंबर के आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताने वाला हूं। पत्र लिखना भी सीखेंगे, पूरे 6 नंबर का आता है। और निबंध पूरे 9 नंबर का आता है। इन सबको एक ही क्लास में पढ़ेंगे। टोटल ऐड करो तो 50 नंबर का आपका पेपर हो चुका है। तो इनको एक एक करके चलिए हम पढ़ते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही क्लासेज मिलती रहे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के गद्यांश को। ठीक है, जो संस्कृत का गद्यांश होता है, इसमें होता क्या है, कुछ नहीं। देखो, आपको ये संस्कृत का एक यहां से लेकर यहां तक गद्यांश दिया गया। जो गद्यांश मैंने लिया है भैया 2018, 20, 23 में आ चुका है। हर 2-2 साल पर आता है, तो 2025 में भी आएगा। इसका आपको पहले लिखना है संदर्भ कि ये किस पाठ से लिया गया है। फिर इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। ठीक है, कैसे इसको जाकर कॉपी में लिखना है वो तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा ही। कैसे आप संदर्भ लिखेंगे, कैसे अनुवाद लिखेंगे, ताकि पूरा नंबर मिले। लेकिन पहले हम इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा निकाल लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीनिंग जब तक नहीं निकालोगे भैया ना, तब तक आप लोग सही से इसका अनुवाद नहीं लिख पाओगे। तो देखो, पहले इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो, पंचशील मिति, पंचशील शिष्टाचार विषय का शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील जो है ये शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। अब हमें पता चल गया भैया ये किस चैप्टर का है। देखो, यहाँ पे पंचशील आ गया, यहाँ पे सिद्धांता आ गया, यानी कि ये पंचशील सिद्धांता चैप्टर का गद्यांश है। देखो ट्रिक, कैसे हमने इसको पहचान लिया। 2 नंबर हमारा कंप्लीट, क्योंकि संदर्भ में आपको पाठ का नाम ही लिखना होता है, इसमें लेखक का नाम नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखो, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध एतान, उन्होंने इन पश्चापी 5 सिद्धांतों का पंचशील मिति, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को शास्ति अस्म उपदेश दिया था। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। ठीक है, एत इसलिए, ठीक है, इसलिए एवायम शब्द, ये शब्द जो है, मतलब इसलिए ये शब्द, ठीक है, अधुनापि, यानी कि अब भी वैसे तथा वैसे ही स्वीकृत है। इसलिए ये शब्द अब भी वैसा ही स्वीकृत है। देखो, पंचशील सिद्धांत क्या है। देखो, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमेण, क्रमशः, एवं संत इस प्रकार है। अहिंसा, अहिंसा, सत्यम, सत्य, अस्तेयम, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, अप्रमादः, प्रमाद ना करना, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य करना, इत इत। मतलब ये जो सिद्धांत है ना, क्रमशः इस प्रकार है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, अप्रमादः, अप्रमाद ना करना, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमारा सिद्धांत है। आगे देखो, बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत
वैयक्त जीवनस व्यक्तिगत जीवन की अभ्युत्थानाय उन्नति के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त थे। यानी कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। ठीक है, इमे परमज्ञ यानी कि किंतु ये सिद्धांत राष्ट्राराम, ठीक है, राष्ट्र की, ठीक है, मतलब राष्ट्र की परस्पर मैत्री सहयोग कारणान यानी कि परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व एंड विश्व शांति के साधन है। ठीक है, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का ये साधन है। ठीक है, आगे देखो क्या है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू के महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही एवाभवत हुई थी। यानी कि राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की जो मैत्री है ना, वो पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभावपि दोनों ही देश बौद्ध धर्म को निष्ठावंते आस्था रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, भारत भी और चीन भी। ठीक है, आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो ये आपका भैया कुछ हिंदी मीनिंग जो मुझसे हो सकता था ना, मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, इसको लिखना कैसे है, कॉपी में कैसे संदर्भ लिखोगे, कैसे अनुवाद करोगे, वो मैं बता देता हूं। देखो, जब भी इसको सॉल्व करो तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो ऊपर। देखो हिंदी की कॉपी कैसे लिखे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहले इसका फर्स्ट वर्ड लिखो पंचशील मिति, फिर डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है देखो ये गृहीतवंता, ये मैंने लिख दिया। अब संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो पहले संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। कैसे लिखेंगे देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। इसमें सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है, यही लिख दो काम हो गया। मान लो संस्कृत भाषा या महत्वम का आ गया तो आप लिखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। बस आपको पाठ का नाम यहाँ पे चेंज कर देना भाई, 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा अगर किसी दूसरे पाठ से आता है। अब इस पाठ से है तो मैंने पंचशील सिद्धांत लिख दिया है। अनुवाद वही जो मैंने हिंदी अनुवाद बताया वही आप हेडिंग डाल के अनुवाद लिख दो। कैसे देखो मैं बता देता हूं। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए ये शब्द अब भी वैसा ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अप्रमाद प्रमाद न करना तथा ब्रह्मचर्य। ठीक है, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के ये साधन है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। बस इतना सा आप लोग उठाकर लिख दोगे मेरे भाई। 7 नंबर 5 इसका हो गया, 2 गद्यांश का। एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करने वाला ऐसे कहेगा, ले बेटा ये ले, इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो हो चुका है मेरे भाई। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पे चलेंगे, ये है संस्कृत पद्यांश। इसको भी मैं हटा देता हूं। दूसरा हमारा टॉपिक है संस्कृत पद्यांश। अब इसको हम लोग कवर करेंगे, जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आएगा। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, देखो पद्यांश भी कुछ ऐसे रहेगा, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो आपका संस्कृत का गद्यांश है ना, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूं। उन चैप्टर के आप गद्यांश को पढ़ लेना, काम हो जाएगा। एक चैप्टर आपका है महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम और जातक कथा। ये 3-4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो भैया ना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लेकिन सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब पद्यांश 7 नंबर का आता है, इसमें तो एक चैप्टर भैया वायरल है,
वो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी चैप्टर। सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही श्लोक आएंगे, ये क्लियर है, एक ना एक श्लोक आएगा। बाकी 1 2 3 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको तो आप पढ़ ही सकते हो, उसको जाकर पढ़ लो और इस पूरे चैप्टर को पढ़ लो, कोई माई का लाल आपका 7 नंबर कम काट ही नहीं सकता। ठीक है, एकदम ये फिक्स होता है 100% हिंदी में। देखो ये हमें कुछ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पद्यांश है। देखो क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः घड़ा भर जाता है। मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से ना क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, इसी प्रकार समस्त विद्याओं में, सर्व विद्यानाम समस्त विद्याओं में, धर्मस्य च धनस्य च, यानी कि धन का भी यही हेतु है। ठीक है, यही हेतु है। मतलब जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी यही हेतु है। अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। धन अगर आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, धीरे धीरे आपके पास ज्यादा धन हो जाएगा। तो वही चीज है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसका जल बिंदु कर देंगे, धनस्य चा कर देंगे। संदर्भ इसमें भी लिखना, संदर्भ के साथ अनुवाद करना, ये बहुत ईजी होता है मेरे भाई। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। देखो यहाँ पे पाठ का नाम हमें लिख देना है, गद्यांश की जगह पर पद्यांश करना है, क्योंकि ये संस्कृत का पद्यांश है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया भाई, 2 नंबर आपका यहीं पे रखा है। अब हिंदी अनुवाद इसका छोटा सा होगा कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद, देखो, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु या कारण है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। मतलब निरंतर आप लोग पढ़ते रहोगे तो आपको विद्या मिलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप, थोड़ा थोड़ा पढ़कर एक दिन बहुत विद्वान हो जाओगे। धर्म भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा धर्म का पालन करोगे, धीरे धीरे आप धर्म का अच्छे से पालन करने लगोगे। धन क्या है, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करोगे, एक दिन आप धनी हो जाओगे। तो वही चीज है, जैसे एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है ना, वैसे ही ये तीनों भी हैं। बस यही लिखना है मेरे भाई, 7 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 5 इसका 2 इसका, मैं दोनों का जोड़ के मैं बता रहा हूँ। ये अनुवाद जो है ना, ये 5 नंबर का टोटल आता है, तो 5 ये 2 ये मिलकर आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम थर्ड वाले टॉपिक को अपने देखें मेरे भाई, तो ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, 2 नंबर का आता है। इसमें भी मैं आपको 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो मैं बता देता हूं। देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो मुहावरा है ना, ये देखो, घी के दिए जलाना। आपको यही क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसका अर्थ लिखना होगा ये वाला, और वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ पे वाक्य प्रयोग इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा वाक्य प्रयोग 2 बार हो गया था। तो देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशियां मनाना, ये आपको लिखना है। फिर वाक्य प्रयोग करना, जैसे भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारी ने घी के दिए जलाए। देखो यहाँ पे थोड़ा सही कर देना, ऐसे लिख देना, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारी ने घी के दिए जलाए। एक के बाद आप दिए लिख देना। ठीक है, ऐसे यहां पे लिख देना। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई। ये घी के दिए जो हैं आपके वाक्य में आ गया, ये बिल्कुल सही है, थोड़ा मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया है। दूसरा वाला आप देख लो, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ लिखो, वाक्य प्रयोग करो। तो देखो, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग देखो, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों में बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब चावल तो भैया उसने क्या किया, अच्छे दामों पर बेच दिया, उसके बाद में वो धान की भूसियों को भी बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा है। तो इसी को तो कहते हैं आम के आम भाई गुठलियों के दाम। ठीक है, बस हो गया, ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया मेरे भाई। अब हम चलेंगे अपने 5 नंबर वाला जो टॉपिक है आपठित गद्यांश पे। देखो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आज हम हिंदी का खात्मा करेंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ बने रहो। देखो क्या करना है, आपठित गद्यांश जो है ये टोटल 5 नंबर का आता है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये गद्यांश पढ़ना है, खूब ध्यान से पढ़ो, बस इतना बड़ा आपको गद्यांश पढ़ना है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ये देखो 1 2 का खा गा करके 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा, बस आपको ढूंढ ढूंढ कर इसका आंसर ऐसे लिखना है।
तो चलिए पहले ढूंढते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को खूब ध्यान से पढ़ेंगे मन लगा के। फिर जो ये तीनों क्वेश्चन है ना, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम गद्यांश में ही ढूंढेंगे। तो पहले पढ़ो, देखो क्या है, क्या दिया गया है देखो। आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र है। जो ये एलसीडी जो टीवी होता है ना, ये सब भैया बहुत खतरनाक है। अब तो फोन आ गया है, सबके पास है, ठीक है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वे इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है, ये देखो, उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। यही आंसर लिख दो भाई। ये 2 नंबर या 1 नंबर जो भी होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ये 1 नंबर का है, ये दोनों 2-2 नंबर का है, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर सीधे सीधे दिया है खा वाला। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है, ठीक है, ठीक है, क्यों पड़ता है। तो देखो सिंपल सा है भाई, क्योंकि बिना समय की पाबंदी के दूरदर्शन के साथ वो चिपके रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं। वो टीवी भी खूब ज्यादा देखते हैं, और जब अधिक देर तक देखेंगे तो क्या होगा भैया, इससे उनकी उनकी दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। तो ये सब होता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन का, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। तो दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। यानी कि दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इससे मानसिक विकास रुक जाता है। यही उठाकर लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट, 2 इसका 2 इसका। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए हमें दूरदर्शन के व्यसन से बचना चाहिए। तो अब हम एक एक का आंसर लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही सेम प्रोसेस जैसे हमने गद्यांश में किया था। आजकल डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड ऐसे लिख देंगे, आजकल दूरदर्शन डॉट 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 करके बढ़ सकता है। क्वेश्चन का है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो का आंसर होगा, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलती हैं। 1 नंबर कंप्लीट, ठीक है। खा वाला देखो, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। क्योंकि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं। भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। गा वाला देखो, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए, आखिर इसके आदत से क्यों बचना चाहिए। क्योंकि दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, हम मेंटली ये कमजोर कर सकता है, हमारी दृष्टि कमजोर हो सकती है, हमारे अंदर तनाव बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकता है, मानसिक विकास भी रुक सकता है। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए। बस हो गया मेरे भाई, आपठित गद्यांश वाला सेक्शन भी हमारा हो गया। इसको भी हम हटाएंगे तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आप खुद ही देख लो, शब्द युग्म। ये हमारा है बेटा नेक्स्ट टॉपिक। तो शब्द युग्म मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा। अब जो शब्द युग्म मैंने इस क्लास में लिया है भाई बहुत स्पेशल है, मानो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इसको मैं बता देता हूं। देखो शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे फर्स्ट है अनल अनिल, इसका सही अर्थ क्या होगा। पृथ्वी और आकाश, अग्नि और वायु, जल और वायु, पानी और आग। देखो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। इतना आपको समझना है क्योंकि ये स्पेशल है भाई, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनल अनिल का सही अर्थ क्या होगा, अनल का अर्थ होता है अग्नि, अनिल का मतलब वायु। तो भैया सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे दूसरा सुत सूत, इसका सही अर्थ क्या होगा। सुत सूत, पुत्र और पिता, पुत्र और सारथी, पुत्र और माता, पुत्र और पत्नी। भैया इसका सही अर्थ होगा पुत्र और सारथी। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, और यही आपका सही शब्द युग्म हो जाएगा।
इसके बाद में अनेकार्थी शब्द आता है, इसको समझो। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कपि, कपि को हम किन किन नामों से जानते हैं? देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, इसमें भी दिया है, ये देखो अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो कपि को हम क्या क्या बोलते हैं? कवि को हम बंदर बोलते हैं, कपि को हाथी, सूर्य। बस दो ही लिखना है, मैंने तीन बता दिया। गुड़, गुड़ को विशेषता बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, कौशल बोलते हैं। बस हो गया मेरे भाई, मैंने दो दो नहीं चार चार तीन तीन बता दिया, आपको सिर्फ दो दो अर्थ लिखने थे। चलो, इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक आता है भाई, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग। देखो 2 नंबर का ये भी आता है। देखो ये सब टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अब देखो, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। असीम, अनंत, परम या विस्तृत? भैया जिसका कोई अंत ही नहीं होगा वो अनंत कहा जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। दूसरा, बहुत बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल, अमितभाषी, मितभाषी या बहुभाषी? भैया उसको मितभाषी बोलेंगे, जो बहुत कम बोलता हो उसको मितभाषी बोला जाता है। चलो, वाक्य संशोधन पे हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई, चलते रहो। अभी बहुत, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। वाक्य संशोधन में क्या होता है? इसमें वाक्य में गलतियां दी रहती हैं, उसको सही करके लिखना होता है। देखो, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। नहीं बेटा, गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था। ये गलत है, ये सही है, बस ऐसे सही करके लिखो। दूसरा, चार कानपुर के व्यक्ति बोले, नहीं, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, बस ये सही है। ऐसे आपको गलत चीजों को सही करके लिखना होता है, ये भी काम हो जाएगा। अब हम चलेंगे भैया अपने रस छंद अलंकार पे। रस में मैंने लिया है वीर रस को, 2 नंबर का। देखो रस में करुण रस, हास्य रस, वीर रस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और रस छंद अलंकार, तीनों टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लोगे ना भैया, काम हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। तो देखो इसमें वीर रस क्या है बता देता हूं मैं। देखो परिभाषा और उदाहरण लिखना है। देखो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी मुझे तो दूसरा एग्जाम्पल याद है, तो बिल्कुल देखो अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं, जो आपको याद है बिना बिना झिझक के लिख दो वही, नो प्रॉब्लम भाई, जो आपको आता है वही आप लिख दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं यही लिखो, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको पता हो वो उठाकर लिख दो, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिए रहते हैं। अब रस हो गया, छंद को देखते हैं। छंद में मैंने सोरठा को ले रखा है। देखो दोहा चौपाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सोरठा को आज हम पढ़ेंगे, 2 नंबर का कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। देखो रस छंद अलंकार मैंने तीनों टॉपिक एक वीडियो में पढ़ा रखा है, वो जाकर आप देख लोगे भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। देखो सोरठा क्या है, ध्यान से समझो। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। मतलब सोरठा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में, मतलब इसमें 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, और यही आपका सोरठा होगा। उदाहरण देखो, मात्राएं गिनना भी हमें सिखाना है। तो देखो जैसे उदाहरण देखो, राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। ये एग्जाम्पल है। मैं यहां पे फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल आता है बिल्कुल आप वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको आता है वो आप लिखो, मतलब ये मैं कहना चाहता हूं। इसमें मात्राएं कैसे गिनेंगे? देखो 2 मात्रा को ऐसे लिखेंगे, 1 मात्रा को ऐसे लिखेंगे, एक तो एक की तरह। तो रा पर बड़ा का मात्रा है 2 मात्रा होगी, माँ अकेला है 1, सा अकेला है 1, जो सिंगल है 1 ही रहेगा। रा पर बड़ाऊ का मात्रा है 2 रहेगा, पा अकेला है 1, ता पर छोटाऊ का मात्रा होगा तो 1 ही लिया जाएगा। महा, इसको 2 लेंगे दोनों को, रा अकेला है। देखो कितनी मात्राएं हुई, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। देखो पहले चरण में 11 मात्रा हो गई, अब तीसरे में भी 11 होना चाहिए, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। तो इसमें देखो आ अकेला है 1, वा पर छोटी का मात्रा 1 1 1 1 1 1 1, ये 2 रहेगा, ये 1। अब गिनो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 2 10 1 11। तो पहले और तीसरे में 11 11 हो चुकी है। अब दूसरे और चौथे में 13 13 होना चाहिए। तो देखो बा अकेला है 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13,
ये हो गई 13 हो गया। इसमें देखो ना पर ए का मात्रा तो 2 लेंगे, ये 1 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। बस हो गया मेरे भाई, उदाहरण बिल्कुल सही है, हो गया। ये पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 होंगी, यही होगा हमारा सोल्ठा। बिल्कुल सिंपल सा है। अलंकार पे अब हम लोग चलेंगे। अलंकार में हमने रूपक अलंकार को ले रखा है 2 नंबर, इसको नोट कर लो भाई, मैं आपका ऐसे स्क्रीन पे कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेना। रूपक अलंकार को हम लेंगे क्योंकि उपमा उत्प्रेक्षा सबको मैं बता चुका हूं, तो आज हम रूपक को समझते हैं। ध्यान से समझना। देखो रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाएगा वहां पे रूपक अलंकार होगा। उदाहरण जैसे उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। और जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाएगा वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देख लो आपको, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब हरि जी के जो चरण है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे उपमेय क्या होगा, चरण होगा, क्योंकि चरण की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। तो चरण की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से, तो जिससे तुलना की जाए वो भैया उपमान होगा। तो कमल से की जा रही है, ये उपमान होगा। बस यही तो लिखना है क्या इसमें, बहुत सिंपल सा होता है, सिर्फ टेंशन फ्री आप लोग रहिए। तो ये सब टॉपिक्स तो हमने जान लिए कि इतने टॉपिक हमारे इसमें हैं, और एक एक को हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो इसके बाद का जो टॉपिक होगा 12 नंबर, वो पत्र लेखन होगा। इसको मैं बता देता हूं भाई, पत्र लेखन समझेंगे फिर हम निबंध को समझेंगे। पत्र लेखन पूरे 6 नंबर का आता है। कुछ इस टाइप का एक पत्र मैंने आज ले रखा है, बहुत स्पेशल पत्र है मेरे हिसाब से। देखो, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो। मतलब आपको कोई बिजनेस करना है, उस बिजनेस के लिए ऋण आपको चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए किसी बैंक के प्रबंधक को, मैनेजर साहब को आपको पत्र लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो, कुछ ऐसे लिखेंगे, सेवा में। जब भी आप पत्र लिखो तो सेवा में लिखो, ठीक है, हिंदी में। किसको आप पत्र लिख रहे हैं अब वो लिखो। हम लिख रहे हैं प्रबंधक साहब को। किस बैंक के प्रबंधक है, पंजाब नेशनल बैंक के। कहां है ये, सिविल लाइंस फैजाबाद। तो कुछ ऐसे आप लोग लिखो, पहले सेवा में प्रबंधक, किसके प्रबंधक को, बैंक के, तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। कहां है ये, सिविल लाइंस फैजाबाद। इतना हो गया। फिर आपका विषय क्या है मेरे भाई, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। विषय हमारा है बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, तो ऐसे हम विषय लिख देंगे। मतलब आप आखिर लिख किस लिए रहे हो, क्या काम है आपको बैंक वालों से मेरे भाई, तो ऋण प्राप्ति करना है। फिर महोदय ऐसे लिखो, देखो ऐसे ही सीक्वेंस में आप लोग पत्र लिखना, महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बताओ, जो भी आपको चाहिए वो बताओ। तो ऐसे लिखो, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000, ऐसे 20 लिख देना, आगे मत लिखना कि 2024-25, ठीक है। 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मतलब महोदय लिखकर आपको बताना है कि मैं किस लायक हूं, आखिर मुझे किस लिए चाहिए। तो सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब इनको कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, बीए ये फर्स्ट क्लास से पास है भाई, ठीक है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। यानी कि मुझे पता चला कि जो आपका बैंक है ना, वो बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की सुविधा दे रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर आपको धन्यवाद सहित लिख देना है, दिनांक ऐसे लिख देना है, ठीक है। भौदीय काखागा, देखो अपना नाम मत लिखिएगा, भौदीय काखागा, अयोध्या फैजाबाद। बस ऐसे आपको कुछ पत्र लिखना है। पत्र लिखने का सीक्वेंस आप समझो, पहले सेवा में लिखा, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो आपने लिखा। फिर विषय लिखा, किसको पत्र लिख रहे हैं, मतलब किस लिए लिख रहे हैं, वो विषय मैंने लिख दिया। फिर महोदय, महोदय लिखकर आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को बताओ। फिर धन्यवाद सहित करके भैया भौदीय लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये पूरे 6 नंबर का आता है मेरे भाई, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पत्र जो है, जितने भी हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र हैं उनको मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है, जाकर जरूर देखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है निबंध। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर निबंध लिखेंगे, मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत आता है इस समय। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, गुण और दोष। मतलब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, अब जो आधुनिक जमाने में जो शिक्षा प्रणाली है, गुण है या दोष, सब लिखना है। तो जब भी आप किसी भी निबंध को लिखो ना, पहले आपको रूपरेखा उसकी लिखनी है कि आखिर आप कौन कौन सा हेडिंग डालने वाले हो निबंध लिखते समय। रूपरेखा जरूर लिखना। तो सबसे पहला हेडिंग होगा जब हम इस निबंध को लिखेंगे, वो होगा प्रस्तावना। ठीक है। उसके बाद में होगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण, फिर होगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं, फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार, और फिर उपसंहार। मतलब प्रस्तावना और उपसंहार, ये दो हेडिंग होना जरूरी है, कंपलसरी है। ये तीनों हेडिंग हम इस निबंध के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे इस टॉपिक पर निबंध आया तो ये मैंने लिख दिया, कोई दूसरे टॉपिक पर आएगा उसका हेडिंग उठाकर लिख देंगे, बस यही करना है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे, देखो एक एक हेडिंग डालना होगा। जो रूपरेखा में मैंने 1 2 3 4 5 करके लिखा है ना, इस एक एक हेडिंग को यहां पे डाल दो और लिखो इसमें। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर हम लिख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ लिखेंगे। देखो, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए समाज एवं देश के हित के लिए इसके उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। चूंकि समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेद मंत्रों की शिक्षा को पर्याप्त कहा जाता था, किंतु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देश में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली है, किंतु ये अभी पर्याप्त नहीं है। बस प्रस्तावना में आपको कुछ ऐसे लिख देना है। जितना अच्छा हेडिंग डाल के लिखोगे निबंध में, उतने ज्यादा नंबर मिलने के आपके चांसेस रहेंगे। दूसरा हेडिंग हमारा क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण। देखो इसके गुण क्या है जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ध्यान से समझो। आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रचलित की जा रही है। आज इंटरनेट के माध्यम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मतलब इंटरनेट से ही आप पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे ऑनलाइन। छात्रों को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जोड़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करवाया जाता है। ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी आमूल चूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा आज शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदल दिया गया। मतलब वार्षिक प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर वाइज अब एग्जाम होने लगा है। इसके अतिरिक्त आज छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन उसकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा पूरे वर्ष उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से आंका जाता है। साथ ही आधुनिक समय में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। मतलब अंक प्रणाली, इतने नंबर मिले उसके जगह पर अब ग्रेड दिया जा रहा है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ये सब बहुत अच्छी बात है। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। ये दूसरा हेडिंग हो गया। गुण इसके क्या है। अब दोष क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या है, ये मैं बता देता हूं, ध्यान से समझो। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार होने के बावजूद भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं। आधुनिक शिक्षा में संतुलन, विवेकशीलता, नैतिकता का स्थान समाप्त होता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, जिससे बेरोजगारी आदि समस्या में वृद्धि हुई है। आधुनिक शिक्षा में डिग्री की प्रधानता, अनुशासनहीनता, अंग्रेजी भाषा का माध्यम, दिशाहीन परीक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा का अभाव आदि होने के कारण इसमें ज्ञान और बुद्धि का अभाव पाया जाता है। मतलब ये सब हो गया है ना कि डिग्री की प्रधानता ज्यादा दी जा रही है। अगर आपके पास डिग्री है भाई, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है। आगे देखो, यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु ये शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था ने आज ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने छात्रों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्यों, नैतिकता, परंपराओं से दूर कर दिया है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में असंतोष, प्रतिस्पर्धा, द्वेष भावना आदि की वृद्धि हो रही है। ठीक है। चौथा हेडिंग जो हमारा रहेगा वो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे लाएंगे। देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना होगा। मतलब बहुत सारे लोग शिक्षा को रोजगार बना लिए, बिजनेस। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना होगा जो छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ व्यवसाय एवं रोजगार का चुनाव करने में भी सहायक हो।
छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के ढांचे को तैयार किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम व शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए तथा सरकार को निजी स्कूलों व निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। मतलब जो निजी स्कूल हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, भैया वो अपनी मनचाही फीस ले रहे हैं बच्चों से, काफ़ी महंगे फीस, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा वो उपसंहार रहेगा। आखिर कैसे इसमें क्या किया जाए, क्या हम कर सकते हैं। देखो उपसंहार, ये हेडिंग बहुत जरूरी है। प्रस्तावना उपसंहार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु व शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को अपनी मूक दर्शक मुद्रा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना आवश्यक है। अन्यथा आधुनिक शिक्षा निजी हाथों में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने और देश के नवयुवकों को अंधकार में झोंकने का साधन बनकर रह जाएगी। मतलब अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कदम नहीं उठाया ना, तो जो पूंजीपति हैं वो तो अपनी तिजोरियां भरेंगे और जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, वो अंधकार में रह जाएंगे। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े कदम उठाकर उसे उचित प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। बस ऐसे लिख दोगे मेरे भाई, नंबर मिल जाएगा आपको पूरे निबंध का। कितना एग्जामिनर देगा ऐसे 9 में 9। बस हो गया मेरे भाई, ये हमारा हो चुका है। तो हिंदी का जो हमारा खंड खा था, पूरा खंड खा हमने एक ही वीडियो में पढ़ लिया। देखो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया, आप देखते जाओ, सारे के सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो भैया 50 नंबर का पेपर आज मैंने कंप्लीट करा दिया। टाइम भले ही लगा लेकिन हमने 50 नंबर का पेपर सॉल्व किया। तो भैया जाकर कॉपी में छाप देना 24 फरवरी को। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।